अकबर। तो अकबर का टाइम पीरियड क्या है? अकबर का टाइम पीरियड है 1556 से 1605। मुगल वंश में अकबर ही क्यों महान हुआ? तो कोई व्यक्ति महान तब होता है जब वो लीग से हटकर काम करता है। तो तुम देखो, तो मुगल वंश का जो संस्थापक है जिसका नाम बाबर है, ये अकबर का दादा है ना? और इसके पिता का नाम क्या है? हुमायूं। तो अकबर की तुलना जब तुम इनसे पूर्वजों से करोगे तो क्या देखोगे? बाबर और हुमायूं का जो कार्यकाल था वो पूरी तरह से युद्धात्मक रहा। युद्ध करके कोई भी व्यक्ति महान नहीं हो सकता। अगर आपको महान बनना है तो आपको कुछ ना कुछ अलग काम करने पड़ेंगे, और अकबर ने वो काम कर दिए। क्या किए? तो अकबर के 3 बहुत इंपॉर्टेंट काम हैं जो इसको महान बना रहे हैं। युद्ध करेंगे, ये युद्ध करेगा, विद्रोह का दमन करेगा, लेकिन युद्ध करने और विद्रोह का दमन करने से कोई भी राजा महान नहीं बनता। इतिहास में महानता का परिचायक उसके द्वारा लागू की गई कुछ नीतियां होंगी। जैसे अशोक महान कब बना? अशोक ने कलिंग का युद्ध जीता इसलिए महान हुए, कि अशोक ने धम्म को अपनाया इसलिए महान हुए? यानी अशोक ने अहिंसात्मक नीति का पालन किया ना, यानी उसने हमेशा के लिए तलवार छोड़ दी। तलवार पकड़ा रहता तो अशोक शायद उतना अशोक महान ना बनता। ठीक उसी प्रकार अकबर अगर सिर्फ युद्ध करते या विद्रोह का दमन करते तो अकबर महान नहीं बनते। तो इनके क्या काम हैं जो इसको महान बना रहे हैं? तो बताओ। तो पहली इसकी क्या है? अकबर ने धार्मिक नीति लगाई। पहले क्या है? अलग से टॉपिक है अकबर की धार्मिक नीति, इसको पढ़ना है, ठीक है। फिर अकबर ने दक्कन राज्यों को जीतने के लिए अलग नीति अपनाए, ठीक है। फिर अकबर ने राजपूतों को संतुष्ट करने के लिए राजपूत नीति अपनाई। मेरी बात समझे? इन तीनों कार्यों के कारण अकबर इतिहास में क्या हो गए? महान हो गए। मेरी बात समझे? तो पहले आज हम अकबर का प्रारंभिक जीवन देखेंगे और धार्मिक नीति करेंगे, ठीक है ना। चलो, टाइम पीरियड 1556 से 1605। तो तुम्हें पता है कि जब अकबर का जन्म हुआ, कब हुआ? जब हुमायूं निर्वासित था, यानी वो भारत के बाहर था, तब अकबर का जन्म हो गया। अकबर के पिता का नाम हुमायूं और माता का नाम हुमायूं और माता हमीदा बानो बेगम। अकबर ने जन्म लेते ही अपने माता पिता को त्यागा नहीं, मतलब माता पिता से दूर हो गया, ठीक है ना। हुमायूं और हमीदा बानो बेगम 1542 जब अकबर का जन्म हुआ तो उसके 1 वर्ष बाद ये दोनों लोग कहाँ चले गए? ईरान। हाँ है ना। ईरान के शासक शाह तहमास से क्या संरक्षण लेने के लिए या सहायता लेने के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि हुमायूं को शेर शाह सूरी से लगातार भय बना हुआ था। ऐसे में हुमायूं और हमीदा बानो बेगम ने अपने 1 या 2 वर्षीय पुत्र अकबर को अपने साथ ना ले जाकर हिंदाल के पास संरक्षण के लिए छोड़ दिया। और हिंदाल की पत्नी सुल्ताना बेगम ने अकबर के बचपने को संभाला। यानी अकबर जब छोटा बच्चा है तो उसका पालन पोषण कौन कर रहा है? हिंदाल की पत्नी सुल्ताना बेगम। मेरी बात समझे? टाइम आ गया 1556।
यानी कहो 1555। टाइम क्या है? 1555, 1556। अब जो अकबर 1542 में पैदा हुआ था उसकी उम्र कितनी है? तो 13 साल या 14 साल है ना। अब ऐसे में हुमायूं ने अपनी शक्तियों को फिर से संकेंद्रित किया और ईरान से भारत की ओर आ गया। यहां पर दिल्ली पे कौन बैठा हुआ है? शेरशाह सूरी का लड़का मेरी बात समझे। जब हुमायूं ईरान से भारत की ओर आ रहा है तब दिल्ली की गद्दी किसके हाथों में? सूरी वंश के शासक सिकंदर सूरी के हाथों में। हुमायूं आएगा यहां पर, हिंदाल के पास अकबर है कि नहीं? हुमायूं के साथ बैरम खां आ रहा है ना। ये सब याद हो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आएंगे और यहां पर दिल्ली को जीतने के लिए पंजाब में 2 युद्ध होंगे। कौन कौन से? जब मुगल वंश स्थापित होगा सूर्यवंश का अंत हो जाएगा। कौन से 2 युद्ध हैं वो? 1 महीने के अंतराल में युद्ध हो रहे हैं। कल बताया, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। यानी मच्छीवाड़ा और सरहिंद के युद्ध के बाद दिल्ली पुनः प्राप्त हो गई हुमायूं को। टाइम है 1555। तो जब दिल्ली जीत ली गई हुमायूं द्वारा तब इसने अकबर और बैरम खां को कहां बैठा दिया? पंजाब। अभी जब डेथ होगी हुमायूं की तब वो राज्याभिषेक लेगा और उसके बाद दिल्ली की गद्दी प्राप्त करेगा। तो अभी जब वो 13-14 साल का है तो वो किसके संरक्षण में है? बैरम खां के संरक्षण में। ये टाइम बीत रहा है और 1556 का टाइम आ गया। ऐसे में हुमायूं अपने पुस्तकालय शेर मंडल से गिरकर उसकी मृत्यु हो जाएगी और जैसे ही मृत्यु होगी अकबर को पता चल जाएगा कि इसके पिता की डेथ हो गई है। यानी अकबर ने अपना राज्याभिषेक पंजाब में ही करा दिया। क्या करा लिया? राज्याभिषेक कहाँ कराया? पंजाब। पंजाब के गुरदासपुर में के कालानौर नामक स्थान पर अकबर का राज्याभिषेक हो गया। क्या मेरी बात समझे? पक्का पूछा जाएगा अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ तो गुरदासपुर के कालानौर, ये ऑप्शन में आएगा है। कालानौर में अभिषेक कराकर अकबर किधर की ओर आया? दिल्ली। और दिल्ली पर उसने खुद को बादशाह घोषित करते हुए एक लंबा समय काल बिताया। अब सोचो अकबर जिस समय जिस परिस्थितियों में भारत की गद्दी या दिल्ली की गद्दी पर बैठा है उस समय मुगल वंश कमजोर है कि शक्तिशाली है? कमजोर है। यानी जो मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर और हुमायूं द्वारा की गई है ये मुगल वंश उतना परिपक्व क्या नहीं है? परिपक्व नहीं है। यानी अब इसको मैच्योर बनाने का श्रेय किसके पास जाएगा? मुगल वंश को। अब सोचो अगर ये अपने पूर्वजों की तरह ही कट्टर रहता तो इसके काल में होने वाले विद्रोह की संख्या बढ़ती कि नहीं बढ़ती? क्यों? क्योंकि दिल्ली इस समय कैसी है? दिल्ली में सिर्फ मुगल वंश है और मुगल वंश के लोगों को भारत की जनता क्या मान रही है? विदेशी मान रही। कहां से आए? बाबर। बाबर फरगना से आए ना। तो मुगल वंश का जो वंशज है वो कहां का है? विदेशी। और भारत की जनता इनको क्या मान रही है? क्या इनसे संबंध अच्छे बनेंगे? नहीं बनेंगे। ऊपर से ये पूरा इलाका किसका है? राजपूताना। इनका इतिहास कहां का है? बाहर का कि घर का? तो ये देसी हैं।
मेरी बात समझे? अगर ऐसे में अकबर इस्लाम को पूरी तरह से कट्टरता पूर्वक लागू करता तो राजपूत और अकबर के बीच विद्रोह होते, और विद्रोह में जनता किसके साथ होती? यानी मुगल वंश परिपक्व हुए बिना ही समाप्त हो जाता। अकबर को यह बात पता थी, नहीं समझे? अकबर को अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करने के लिए उसे यह बात पता थी कि अगर मैं धार्मिक रूप से कट्टर होऊंगा तो भारत की जनता और राजपूताना हमारा साथ कभी भी नहीं देंगे। और अकबर ये कह रहा था, देखो बाबर ने जब बादशाहत प्राप्त की तो उसने स्वयं को दिल्ली का बादशाह कहा ना, याद आया? 1526, 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का पहला युद्ध हो रहा है और 27 अप्रैल 1526 को बाबर स्वयं को कहां का बादशाह? दिल्ली का बादशाह। अकबर की विचारधारा इससे कई ज्यादा ऊपर थी। वो दिल्ली का बादशाह नहीं बनना चाह रहा था, वो किसका बादशाह बनना चाह रहा था? वो पूरे भारत का बादशाह। ऐसे में पूरे भारत में जनसंख्या किसकी ज्यादा? हिंदुओं की, इस समय इस्लाम की लगभग बराबर है। ऐसे में अगर वो धार्मिक कट्टर होता या धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाता तो जनसंख्या के एक वर्ग को अपने साथ जोड़ लेता, लेकिन जनसंख्या का दूसरा वर्ग उससे बहुत दूर चला जाता। मनसा समझ रहे उसकी? अनपढ़ होने के बावजूद भी इतना ज्यादा योग्य शासक इतिहास में नहीं हुआ है। अंगूठा टेक था, सबसे ज्यादा अनपढ़ था, लिखना नहीं आता था, लेकिन चीज़ों को समझना, चीज़ों को एनालाइज करने की शक्ति इसके पास बहुत ज़्यादा थी। मेरी बात समझे? अब पहले इसका शुरुआती जीवन देखो, किसके दबाव में रहा और किसके अंडर में इसने काम किया। 1556 में गद्दी के पे बैठने के बाद ये 1562 तक किसी न किसी के दबाव में काम करेगा और पहली बार 64 में अपने साम्राज्य के सुधार के लिए काम करना शुरू कर देगा। गद्दी पे कब बैठ रहा है? 56 में। और काम पहली बार सही से कब शुरू करेगा? 62 मान लो। तो 6-7 साल बाद वो उसको समझ में आएगा कि हाँ, मैंने आज तक कोई भी काम किया वो किसी न किसी के दबाव से, अब वो स्वतंत्र रूप से काम करने लगेगा। और जैसे ही स्वतंत्र रूप से काम करेगा, पहली बार भारत में अकबर की धार्मिक नीति हमें दिखाई देने लगेगी। समझे? तो पहले इसका प्रारंभिक जीवन देखो 6-7 साल का, उसके बाद हम अकबर की धार्मिक नीति पर चर्चा करेंगे। यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पक्का? खाओ कसम। तो जब 1556 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हो चुका है, सरहिंद का युद्ध हो चुका है, हुमायूं की डेथ हो चुकी है, याद आया? यानी अब हम 1556 की स्थिति की चर्चा कर रहे हैं। यहां पंजाब में बैठा कौन है? अकबर के साथ बैरम खां। डेथ हो चुकी है दिल्ली में, किसकी? हुमायूं की। डेथ हो गई ना हुमायूं की? नहीं याद है? हाँ, हुमायूं की डेथ हो गई। यार हेमू का वो देखो, एक बार देखो, सिकंदर सूर है, देखो सिकंदर सूर है, हेमू का राजा, हेमू सेनापति है। और देखो कहाँ बैठा है ये, शायद हरियाणा में बैठा हुआ है। पानीपत के दूसरे युद्ध के समय, या ये देखो युद्ध किसके बीच हुआ? नहीं, वो तो ठीक है, वो तो सेनापति है। सिकंदर सूर के साथ है ना, देखो। चलो छोड़ रहने दो, नहीं दिखेगा। हरियाणा में है हेमू। कौन है? हेमू। ये सबसे आखिरी विक्रमादित्य है। यानी विक्रमादित्य की उपाधि प्राचीन भारत से चली आ रही है कि नहीं आ रही है? पहला विक्रमादित्य कौन है? चंद्रगुप्त फर्स्ट की सेकंड? सेकंड।
और ये अंतिम विक्रमादित्य, यानी विक्रमादित्य की उपाधि हेमू के बाद किसी को नहीं मिली। ये बात समझे? ये कहाँ बैठा है? हरियाणा में। हाँ, बनिया है ये रेवाड़ी के बाजारों में नमक बेचता है। क्या बेच रहा है? लेकिन शक्तिशाली है, इसलिए सिकंदर सुर का सेनापति भी बन गया और अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए इसने क्या उपाधि ले ली? विक्रमादित्य। अब जैसे ही हुमायूं की डेथ हुई, हरियाणा का हेमू किधर आना चाहेगा कि हम दिल्ली जीत लें? यह बात पता चलेगी किसको? अकबर को। अकबर और बैराम खां को। ये भी किधर आएंगे? दिल्ली की ओर। अपने बाप की गद्दी को बचाने के लिए अकबर और बैराम खां आएंगे कि नहीं आएंगे? जिसे जीतने की कोशिश कौन कर रहा है? यानी दोनों के बीच पानीपत का दूसरा युद्ध। कब होगा? तो आप कहेंगे 1556। परिस्थिति देखो कैसे बनी। हुमायूं की डेथ होने के बाद, जब हुमायूं की डेथ हुई तब वो अकबर कहाँ पर है? पंजाब में। और हरियाणा में कौन है? हेमू कौन है? तो आप कहेंगे रेवाड़ी का बाजार में नमक बेचने वाला एक बनिया है, व्यापारी है, लेकिन शक्तिशाली, इस वजह से ये सेनापति के पद को प्राप्त कर लेगा। अब इसके मन में क्या आया कि हुमायूं गद्दी खाली है, हुमायूं मर गया है, तो किधर आ जाओ? दिल्ली। अकबर को पता चलेगा कि हेमू बढ़ चुका है, वो उसको काउंटर करने के लिए कहाँ आएगा? दिल्ली। और कौन सा युद्ध होगा? कब होगा? 1556। किसके बीच? तो एक तरफ अकबर और बैराम खां, दूसरी तरफ हेमू। युद्ध होगा। बैराम खां के सफलतापूर्वक नेतृत्व के कारण हेमू की डेथ हो जाएगी और अकबर को दिल्ली की गद्दी प्राप्त हो जाएगी। तो हेमू दूसरा शासक है जिसको युद्ध के दौरान मृत्यु प्राप्त हुई है। पहला कौन है? इब्राहिम लोदी। दूसरा कौन है? इसके बाद अभी आगे आगे जब युद्ध होंगे तो कोई मरता रहेगा, लेकिन पहला याद रखो और दूसरा याद रखो। इब्राहिम लोदी पहला बार मरा था और दूसरी बार हेमू। किस युद्ध में? यानी पानीपत के पहले युद्ध में पहली बार डेथ हुई और पानीपत के दूसरे युद्ध में दूसरी बार डेथ हो गई। बात समझ गए? अब गद्दी किसके हाथों में? अकबर के हाथों में। सोलह सौ 1556 से लेकर 1562, या ऐसे करें 60 करते हैं, पहले 60 करते हैं और फिर 1560 से लेकर 1564। यानी अकबर जब गद्दी पर बैठा तो 8 वर्षों तक उस पर किसी ना किसी का नियंत्रण बना रहा। अब जब किसी के ऊपर नियंत्रण बनेगा तो क्या वो अपने फुल एनर्जी से काम कर पाएगा, शासन संभाल पाएगा? उसे कुछ बदलाव करने होंगे तो क्या वो बदलाव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो इसकी बात 64 के बाद तुम देखोगे कि अकबर ने बदलाव करने शुरू किए। समझे? शुरुआत तो 62 में हो गई थी। 1562, 1563 और 1564, 3 महत्वपूर्ण काम किए इसने। अभी बताएंगे क्या क्या काम किए। लेकिन 8 वर्ष तक वो किसके दबाव में रहा? तो शुरू के 4 वर्ष वो रहा बैरम खां के दबाव में। किसके? क्योंकि बैरम खां मजबूत सेनापति है, हुमायूं के साथ काम कर चुका है, इसके पापा का सबसे परम मित्र है। ऐसे में अकबर की उम्र कितनी है इस समय? 14 वर्ष। बच्चा है, बच्चे के ऊपर दबाव किसने बना लिया? बैरम खां। 18 वर्ष, जब तक वो 18 वर्ष का नहीं होगा तब तक वो बैरम खां के दबाव से मुक्त नहीं होगा। कैसे? बैरम खां ने कहा कि इस व्यक्ति को सबसे ऊंचा पद दे दो, अकबर को देना पड़ा। नहीं समझे? यानी प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन है? बैरम खां। अकबर को समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा मेरे साथ। वो बैरम खां जो कह रहे हैं, पापा जो मतलब क्या बोलता था, कुछ बोलता था, सम्मानित उपाधि थी उसकी, जो बोलता था अकबर कर देते थे। यानी अकबर के द्वारा बैरम खां ने अपने सगे संबंधियों को मुगल प्रशासन में उच्च पदों पर बैठा दिया। इससे दिक्कत किसको होगी?
जनता को क्या पता वो बैरम खां का सगा संबंधी या किसी और। अन्य कौन? अकबर की धाय माँ कौन है? जो अकबर को पालन पोषण कर रही है, महामनंगा जीजी अनंगा, याद आया? पढ़ाया तुम लोग को, जो अकबर का पालन पोषण किया है। अब ऐसे में अकबर जब बच्चा है तो उसको पालन पोषण करने के लिए महामनंगा, जीजी अनंगा, अख्ता खां, मुनीम खां, ये सब एक दूसरे ग्रुप में हैं जो बैरम खां के विरोध में हैं। अब अकबर बैरम खां से प्रभावित होकर प्रशासन के उच्च पदों पर अपने सगे संबंधियों को बैठा रहा है। ऐसे में दिक्कत किसको होगी? ऐसे में तब दिक्कत ज्यादा होगी जब महामनंगा ने अकबर को धाय मां के रूप में पाला। नहीं समझे? सुल्ताना बेगम के पास था ना अकबर, हिंदाल की पत्नी, तो क्या रानी थोड़ी ना पालेगी? कौन पालेगी? उसकी धाय मां। क्या नाम है? यानी धाय मां महामनंगा का लगाव अकबर से बहुत ज्यादा था। ऐसे में जब वो देख रही कि बैरम खां अपनी शक्ति को लगातार बढ़ाते हुए चला जा रहा है और अकबर का जो वर्चस्व है या अकबर की जो छवि है वो इससे कम हो रही है, दिक्कत होगी। तो इस ग्रुप ने, जिसे कहा गया है अख्ता खैल समूह, क्या कहा गया? तो पूछा जाएगा अख्ता खैल समूह क्या है? तो पेटीकोट शासन यही है। याद आया पेटीकोट शासन? मर जाओ, तुम तो मरी जाओ भाई। नहीं याद आया? पेटीकोट शासन पता है क्या था? क्या था? अरे नाम छोड़ो, पेटीकोट शासन क्या ये पता था? क्या है पेटीकोट शासन? तुम बताओ। पेटीकोट शासन, अरे कॉमन सेंस का यूज करो। हाँ, राजा है लेकिन वो महिलाओं के दबाव में काम करेगा, पेटीकोट के नारे में बंध के काम करेगा। हाँ यार सच में पेटीकोट शासन का मतलब यही है। आदेश कोई और दे रहा लेकिन आदेश के पीछे किसका दिमाग चल रहा है? ये महामनंगा और जीजी अनंगा का। अब इन्होंने अख्ता खैल समूह ने, यानी महामनंगा, जीजी अनंगा, अख्ता खां, मुनीम खां, इसी में एक और जुड़ गई, हमीना बानो बेगम। ये कौन है? अकबर की मम्मी है, होंगी। जैसे ही सब जुड़े इन्होंने भड़काना शुरू कर दिया। किसको? अकबर को। किसके खिलाफ? कि बैरम खां ने अपनी शक्तियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, प्रशासन में अपने सगे संबंधियों को बहुत सारे उच्च पद दे दिए हैं। ऐसे में हो सकता है कि बैरम खां अपनी शक्तियों को बढ़ाते हुए तुम्हारे खिलाफ विद्रोह कर दे। अकबर भड़क जाएगा और अकबर भड़कने के बाद क्या करेगा देखो। अकबर बैरम खां को बुलाएगा अपने पास और कहेगा सुनो, या तो कोई एक उच्च पद लेके चुपचाप बैठ जाओ सम्मान से, या चुपचाप मक्का की यात्रा पर निकल जाओ। अब बैरम खां का उद्देश्य क्या था इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बैरम खां को यह बात बुरी लगी, हम चुपचाप नहीं बैठेंगे, जा रहे मक्का। जैसे आदेश महाराज का, निकल गया, मक्का निकला। मक्का निकलने के बाद जगह कर रहा हूँ, माउंट आबू। माउंट आबू दिलवाड़ा नामक स्थान पर, दिलवाड़ा नामक स्थान पर एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है मोहम्मद शाह। ये इसकी छुरा मारकर हत्या कर देगा बैरम खां की। बताते हैं मोहम्मद शाह महमूद लोदी का बदला लेने के लिए भारत में रुका था, सॉरी सूरवंश का, सिकंदर सूर का बदला लेने के लिए इसने बैरम खां को मार दिया। क्योंकि पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच हुआ है? सर्वाधिक शक्तिशाली कौन है? और ये हेमू मार दिया गया, सिकंदर सूर भी मार दिया गया है। ऐसे में सिकंदर सूर का बदला लेने के लिए देखा उसने कि अरे ये दिलवाड़ा के पास ये कौन जा रहा है, तो बैरम खां जा रहे हैं, चलो मार दो।
और बैरम खां की हत्या हो गई। कब हुई? 31 जनवरी 1561। यानी उस अकबर के ऊपर से एक दबाव निकल गया। आ गई बात समझ में? पक्का याद रख रहे सब चीज़ें। बैरम खां की डेथ हो गई, होने के बाद क्या हुआ? अब अकबर फिर भी स्वतंत्र नहीं हुए। अकबर पर किसका दबाव? तो तुम कहोगे अख्ता खैल समूह का दबाव। इसमें कौन है? तो महामनंगा है, जीजी अनंगा है, जीजी अनंगा है, और कौन है? एक अख्ता खां है, मुनीम खां है, और हमीदा बानो बेगम है। यानी अकबर कितनी महिलाओं से घिरा है? 3 महिलाओं से। ठीक है ना? यानी अब अकबर के शासन में, यानी अकबर के प्रशासन में कुछ समय तक किसका वर्चस्व रहेगा? महिलाओं का। अब उसको काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अभी बैरम खान से छुटकारा मिला तो किससे हो गया? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, क्या कह रहे हो? कुछ इसमें कुछ किया? हाँ, तो जब पहले बैरम खान से मुक्ति मिली तो अब किसके दबाव में आ गया? अख्ता खां खैल समूह के। अख्ता खैल समूह। लेकिन अब ये इसकी उम्र कितनी होगी अकबर की? दिमाग लगाओ। 42 से पैदा हुआ है, यानी 18-20 साल। अब अकबर क्या हो गया है? अब ये महामनंगा की बात नहीं मानेगा, अब ये जीजी नंगा की बात नहीं मानेगा, अब ये अख्ता खैल समूह की बात नहीं मानेगा। इसके मन में क्या चल रहा है? इसको बनना है भारत का बादशाह, ना कि दिल्ली तक वो सीमित रहना चाहता है। उसको अपना साम्राज्य का विस्तार करना है, और साम्राज्य के विस्तार में सबसे ज्यादा रोड़ा कौन है? तो आप कहेंगे राजपूत। ठीक है? उसे यह भी पता है कि राजपूतों से दुश्मनी नहीं ली जा सकती। राजपूत बहुत मजबूत है, राजपूतों के अंदर एक यूनिटी है। इनसे पंगा लोगे तो देखो क्या स्थिति होगी। राजपूत कहाँ है? यहां पर है। मध्य एशिया से कोई भी आक्रमण हो रहा है, कहां से हो रहा है? दिल्ली में बैठा कौन है? अकबर। अगर अकबर की राजपूत से दुश्मनी होगी तो आक्रमणकारियों को राजपूत क्या दे देंगे? रास्ता दे देंगे, दिल्ली पहुंचना आसान हो गया। कब? जब अकबर और राजपूतों के बीच दुश्मनी होगी। तो अकबर को यह बात पता थी कि इनसे दुश्मनी करना बेवकूफ़ी है। क्या करो? इनसे क्या करो? या तो मित्रता कर लो या वैवाहिक संबंध बना लो, और अगर तब दोनों ना, इसमें भी ना माने, तब आप आखिरी रूप में क्या करेंगे? युद्ध करेंगे। ये अकबर की राजपूत नीति है, जो कल की क्लास समझाएंगे। अकबर ने पहले राजपूतों से हाथ बढ़ाया दोस्ती का, कर लिया, ठीक नहीं किया तो भी क्या किए? विवाह किया। तो हरका बाई से विवाह कर रहा है, भारमल की पुत्री से। संबंध को कैसे करने के लिए? मजबूत करने के लिए। बीकानेर की लड़की से शादी कर रहा है, जैसलमेर की लड़की की शादी कर रहा है, नहीं समझे? फिर अपने पुत्र का विवाह भी करा रहा है मानमती से। तो मित्रता और विवाह। और अगर कोई राजपूत शासक ये दोनों चीज पर अकबर का साथ नहीं दे रहा है, तब अकबर युद्ध करेगा। और युद्ध का मामला कहां दिखा? हल्दी घाटी। अकबर और दूसरी तरफ राणा प्रताप। राणा प्रताप ने अकबर की ना ही मित्रता वाली नीति को अपनाया, ना ही विवाह की नीति। तो परिणाम क्या हुआ? युद्ध। और अकबर जीत गया। नहीं समझे? तो साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, पूरी जनता को एक करने के लिए उसने कौन सी नीति थी अपनाई? सुलह कुल। अब हम पढ़ेंगे क्या? अकबर की धार्मिक नीति। समझ में आ गई बात? अच्छा, अकबर की विवाह देख लो एक बार थोड़ा सा। विवाह कितने किया अकबर ने? अकबर जब कहाँ था? वो हाँ, वो कहाँ पे था? हिंदाल के पास। तो हिंदाल की पुत्री से भी विवाह कर रहा है, जिसका नाम रुकैया बेगम है।
अगर पूछा जाए अकबर का पहला विवाह किसके साथ, तो हिंदाल की पुत्री रुकैया बेगम, मतलब भाई बहन, चाचा है ना ये हिंदाल, तो चाचा की लड़की से विवाह किया। हाँ हाँ, तो चलता नहीं है यहाँ पे। दूसरा विवाह इसने किया, हाँ, बैरम खां को मार दिया। कहाँ गया, एक चीज और बताते तुमको, बैरम खां को मार दिया, तो बैरम खां भी वैवाहिक संबंध बनाए हुए थे ना, तो बैरम खां की पत्नी भी थी जिसका नाम सलीमा बेगम था, पुत्र भी था अब्दुल रहीम खान खाना। इस पुत्र को अपने नवरत्नों में से एक कर लिया अकबर ने, और इसकी पत्नी सलीमा बेगम से शादी कर ली। तो दूसरा विवाह इसने किससे किया, दूसरा विवाह सलीमा बेगम। ये सलीमा बेगम कौन है, तो आप कहेंगे बैरम खां की पत्नी थी। तीसरा विवाह कर रहा वो हरकाबाई से। हरकाबाई कौन है, तो आप कहेंगे भारमल की पुत्री। भारमल कहाँ के राजा, तो आप बोलेंगे आमेर के राजा। चौथा विवाह कर रहा है वो बीकानेर की राजकुमारी से, नाम नहीं पता। पांचवा विवाह कर रहा है वो जैसलमेर की राजकुमारी से। तो 5 शादी कर रहा है। क्यों कर रहा है, ये तो चलो हो गई, ये भी हो गई, ये विवाह क्यों कर रहा है, राजपूतों से संबंध स्थापित करने के लिए और अपने साम्राज्य का सुदृढ़ करने के लिए। समझे, पक्का। अब ले आओ इसकी कौन सी, अकबर की धार्मिक नीति। मजा आया, है? जोधा भाई कुछ नहीं, जोधा भाई गलत अफवाहें हैं। जोधा भाई अकबर की बीवी नहीं थी, जो मूवी दिखाया वो गलत है। बाद में इतिहासकारों ने हरका भाई को जोधा भाई का नाम दे दिया, गलती हुई है, मिस्टेक हुई है, जो भी हुआ है। जोधा भाई रियल में अगर देखा जाए तो सलीम की बीवी है। सास और बहू को मिला दिया गया, इतिहासकारों ने मिला दिया। सास कौन है, हरका है, और सलीम की बीवी का नाम जोधा है। जोधपुर का था, इसकी जो राजकुमारी है जोधपुर की है, और इसके भाई का नाम था, जोधा भाई के नाम का था, जोधा भाई के भाई का नाम था कुछ था, तो चिढ़ाता था सलीम उसको, नहीं समझे, जोधा जोधा कह के चिढ़ाता था अपनी पत्नी को। और इतिहासकारों ने बाद में हरका यानी सास और बहू को मिक्स कर दिया, तो अकबर की बीवी बन गई जोधा भाई। गलत है, पूरे सरासर इतिहास गलत लिखा है जो लिखा है, और ये इस समय का इतिहास नहीं है। जोधा भाई अकबर की पत्नी अभी नहीं है, ये 300-400 साल बाद जो इतिहास लिखा गया है उसमें दिखाया गया कि अकबर की पत्नी का नाम, अब बन गई क्या, अकबर जोधा। हाँ, जोधा अकबर बन गई, गलत है, ठीक है। अकबर की पत्नी का नाम हरका है। इतिहास ने इसको तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करने का प्रयास किया, समझ गए, पक्का, भूलना नहीं। जोधा भाई अकबर की पत्नी नहीं है, हाँ, वो जहांगीर की पत्नी है। आ जाओ अकबर की धार्मिक नीति, ठीक है। धार्मिक नीति जब पढ़ेंगे तो उसको 3 भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला जो टाइम है 1562 से 1574, क्या हुआ, दूसरा है 1575 से 1580, तीसरा है 1580 से 1605। मेरी बात समझे, तो इस काल में अकबर कुछ काम करेगा, इस काल में कुछ करेगा, और इस काल में क्या क्या करेगा देखो, बहुत छोटा सा, ज़्यादा कंफ्यूज मत करना है। बस तुम्हें ये याद रखना है
कि जो धार्मिक नीति लागू की अकबर ने, उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, बस याद रखना। पहला, अच्छा चलो थोड़ा सा और देखो, कोई भी नीति कोई लागू करता है तो लागू करने के पीछे कोई उद्देश्य होगा ना, होगा कि नहीं होगा। अगर कोई उद्देश्य ना होता तो अकबर बाबर और हुमायूं की नीतियों को लागू कर देता, लेकिन उसका उद्देश्य कुछ अलग था। क्या उद्देश्य था वो, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये याद रखना, अगर धार्मिक नीति लागू कर रहा है अकबर तो उसके पीछे उसके कुछ उद्देश्य कार्य कर रहे। तो पहला काम क्या है, उसको भारत का, दूसरा मुगल वंश जो कमजोर है उसको सुदृढ़ता प्रदान करनी है, और उसमें हिंदू और मुस्लिमों के बीच, कैसे लिखते हैं सांप्रदायिक, उसे सांप्रदायिक समन्वय स्थापित करना है, आया ना। उसको राजपूतों को संतुष्ट रखना है, और 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 दिमाग लगाओ, एक चीज और है। हुमायूं जब जा रहा है ईरान, तो हुमायूं पहले क्या था, सुन्नी था। बाद में शाह ताहमास का संरक्षण लिया तो शिया बन गया। इसकी मम्मी सुन्नी है। बैरम खां शिया है। इसका जो जन्म हो रहा है कहाँ हो रहा है, राणा वीर साल के घर पे हो रहा है। हिंदू है, यानी इसके अंदर हिंदू इस्लाम की संस्कृति बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। ये कट्टर था ही नहीं, हो ही नहीं सकता था, नहीं समझे यार। तुम 10 साल हिंदू के घर रहो, 10 साल मुस्लिम के घर में रहो, तो क्या तुम्हारे मन में कभी भेदभाव आएगा। यही अकबर के साथ हुआ। अकबर ने बैरम खां का संरक्षण लिया। ये कौन है, शिया। हुमायूं इसका पापा है, तो पहले सुन्नी था, फिर बाद में क्या बन गया, शिया बन गया। यानी सुन्नी का संप्रदाय भी इसके अंदर है, किसके अंदर, और शिया संप्रदाय भी इसके अंदर है ना। फिर राणा वीर साल, याद आया, वीर साल राजपूत है, तो ये कुछ समय राजपूतों के घर में रह रहा है। ऐसे में अकबर का जो चरित्र है कैसा बना, धर्मनिरपेक्ष। क्या, अमरकोट सिंध। हुमायूं निर्वासित नहीं है। हाँ, तो एक जब जन्म हुआ तो रास्ते में चल रहे थे लोग, तो एक साल रोक दिया था उसको, सिंध या अमरकोट में। अरे यार समझे नहीं मेरी बात। 1541 में शादी हुई किसकी, हुमायूं की। किससे, हमीदा बानो बेगम से। कहां पर इस समय, निर्वासित जीवन जी रहा है। जब ये सिंध पहुंचा 1542, तब हमीदा बानो प्रेग्नेंट थी, तो रुक के कहीं तो 1-2 महीने रुकना पड़ेगा उसको, कि बच्चे रास्ते में पैदा करके कहीं छोड़ दोगे उसको। तो 1-2 महीने रुका, किसके घर, वीर साल के। वीर साल ने पूरा संरक्षण दिया कि कोई बात नहीं, शेरशाह सूरी दौड़ा रहा है, आप यहाँ रुकिए, जितने दिन चाहे उतने दिन रुक सकते हैं। तो जो मन में जो वो आए ना, क्या बोलते हैं, सौहार्द, वो अकबर के पास रहा। इस वजह से अकबर कैसा व्यक्ति है, धर्मनिरपेक्ष। और सबसे वास्तविक उद्देश्य है उसका राजनीतिक, बस। क्योंकि राजा तभी होगा जब अपनी राजनीति को वो बढ़िया प्रबल बनाए रखेगा। ये सब हैं सारे उद्देश्य, लेकिन मेन मोटो क्या है उसका, अपने साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण करना। आगे चलो, तो पहला चरण कौन सा है, 1562 से 1574। याद रखना, 1562 में इसने दास प्रथा खत्म कर दी। ये याद रखना, 1563 में
इसने तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया। पंद्रह सौ चौसठ में इसने जजिया हटा दिया। ये अकबर की धार्मिक नीति का पहला चरण है। क्या क्या दिखा? दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, और कैसे याद रखोगे सीक्वेंस में? कैसे याद रखोगे? याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना? ऐसे याद कर लो, डी दास, टी तीर्थ, जे जजिया, या टी डी टी जेड। जेड ज़्यादा सही है, सीक्वेंस में आ गया। डी पहले आएगा ना, अल्फ़ाबेट में डी पहले आता है, टी बाद में और जेड और बाद में, तो डी टी जेड, ये याद रखना। बात समझ गए? इसी दौरान शेख मुबारक भी इसको मिलेगा। कौन? शेख मुबारक। और शेख मुबारक से ये सांप्रदायिक रूप से और ज़्यादा प्रभावित ठीक है। इसी शेख मुबारक के दो औलादें, कौन कौन? अबुल फजल, नाम सुना है, और दूसरा फैजी। कौन है? तो भाई क्लास में, अभी क्लास ले रहे हैं, समझे मेरी बात? तो दास प्रथा, तीर्थ यात्रा, जजिया, ये समाप्त हो गया, और शेख मुबारक से मिलने के बाद इसके धार्मिक जीवन में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। बस ये तीन चीज़ याद रखना, 62, 63 और 64। 65, 66 मिला होगा, ये नहीं याद रखना, ये ईयर याद रखना, 62, 63 और 64, और सीक्वेंस में दास प्रथा, तीर्थ यात्रा और जजिया कर, ठीक है। दूसरा काल देखो इसका, 1575 से 1580। अकबर का जो क्यूरोसिटी है वो किस पर है? वो सभी धर्मों को जानने का प्रयास कर रहा है। अनपढ़ है तो पढ़ पाएगा नहीं। नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द का मतलब होता है सभी धर्मों में सौहार्द दिखाने वाला, है ना? सुनो मेरी बात, अकबर व्यक्ति कैसा है? धर्मनिरपेक्ष, यानी ये धर्मों की सारी बातों को जानने का प्रयास करेगा। पढ़ा लिखा होता तो किताबें पढ़ता, पढ़ा लिखा है नहीं, तो क्या करेगा? ये अच्छे अच्छे धर्मों को बुलाएगा और अपने दरबार में उनको उनकी अच्छी बातों को सुनेगा। ऐसे में वो 1575 में एक और अन्य काम करेगा। क्या? अपने दरबार में इबादत खाने का निर्माण। इबादत खाना क्या है? जैसे मान लो ये कोई दरबार है, यहाँ पे अकबर बैठा है, ये सभी अभी इस्लाम के लोग हैं, कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के कुरान की अच्छी अच्छी बातें बताएंगे। अकबर इनसे क्वेश्चन पूछेगा, ये जवाब देंगे, ये क्वेश्चन पूछेगा फिर जवाब देंगे, क्वेश्चन पूछेगा जवाब देंगे। ऐसे में अकबर के मन की एक क्यूरोसिटी और भी बढ़ जाएगी। बढ़ गई। अकबर जो कुरान में ढूंढ रहा है उसको कुछ चीज़ें मिलेंगी, कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो कहेगा कि अब मैं इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल रहा हूं। पहले क्या 3 साल तक इसमें सिर्फ कुरान की बातें, इस्लामिक बातें हो रही हैं। 78 में जब वो उसके कुछ प्रश्नों को तो समझ गया, लेकिन कुछ प्रश्नों की गुत्थी अभी भी सुलझा नहीं पाएगा, तब क्या कहेगा? मैं सभी धर्मों के लिए इबादत खाने का दरवाजा खोल रहा हूं। तो 1578 में इसने क्या किया? इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया। क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसे ही, ठीक है। 1579 में इसने मजहर के घोषणा पत्र को साइन कर दिया। साइन कैसे करेगा? कि सभी धर्म के लोग मेरे दरबार में आए, मेरे प्रश्नों का जवाब दें और मुझे संतुष्ट करें। ये मजहर है, मजहरनामा।
जामी मस्जिद के ऊपर चढ़ के इसने अजान में बोला था कि आज से इबादत खाना सभी धर्मों के लिए ओपन है, कृपया आए और मेरी क्यूरोसिटी, मेरी जिज्ञासा को शांत करने का कष्ट करें। समझ गए? आ गई बात समझ में? पक्का? तो ये पूछा जाएगा इबादत खाने का निर्माण 75, इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोलना 1579 मजहरनामा की घोषणा। यानी धार्मिक नीति के दूसरे चरण में इसने क्या क्या काम किया? समझ गए? आखिरी चरण 1580 से 1605। इसमें क्या कर रहा है? अब अकबर सुलह कुल की नीति तो अपना चुका है, यानी सभी धर्मों को वो स्वीकार कर रहा है। ऐसे में चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाईयत हो, चाहे कोई सा धर्म हो, बौद्ध हो, जैनी हो, ये सभी धर्मों के लोग अकबर को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाए। तो अकबर ने सोचा क्यों ना मैं इन सभी धर्मों की अच्छी अच्छी बातें लेकर एक नए धर्म की स्थापना कर दें। और इस नए धर्म का नाम क्या रखा उसने? तौहीद ए इलाही, या इसी को दीन ए इलाही के नाम से जाना गया। कब? 1581। ठीक है। हालांकि ये जो अकबर का दीन ए इलाही है, ये सुलह कुल से बहुत ही ज़्यादा संकीर्ण था। उसकी ये नीति ज़्यादा व्यापक है। तो व्यापक चीज़ वो पहले प्राप्त कर चुका है, फिर संकीर्ण की ओर आएगा तो गलत है ना। जैसे मान लो ऐसा हो जाए, इधर देखो, तुम एसपी बन जाओ, 2 साल 5 साल नौकरी कर लो, और एसपी बनने के बाद तुम कहो कि अब हम बैंक में पीओ बनेंगे। ये क्या है? ये ठीक वैसा ही है कि जब वो सुलह कुल अपना चुका है, इतना व्यापक इसका दर्शन था, जब इतने व्यापक दर्शन को प्राप्त कर चुका है, तब उसने संकीर्ण दर्शन को क्यों अपनाया? और संकीर्ण दर्शन क्या है? दीन ए, यानी उसके द्वारा इकट्ठा किए गए ज्ञान को उसने क्या कर दी? संकीर्णता प्रदान कर दी। क्या यह ठीक था? इसीलिए इसको क्या कहा गया? इसीलिए दीन ए इलाही को अकबर का मूर्खतापूर्ण कार्य कहा गया। क्या कहा गया? सही लिखा है? मूर्खतापूर्ण कार्य कहा। अकबर ने ये गलत कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। उस सुलह कुल पे टिका रहता ना, तो दीन इलाही की जरूरत ही ना पड़ती। समझ गए? कितने लोग? कुल 18 लोग शामिल हुए थे इसमें, जिसमें बीरबल एकमात्र हिंदू था। बीरबल का नाम महेश ठाकुर, मेरी बात महेश दास, सॉरी। समझ गए? तो अकबर का दीन इलाही कितने लोगों द्वारा अपनाया गया? केवल और केवल इसमें से एकमात्र हिंदू कौन है? अगर ये व्यापक होता तो इसकी संख्या बढ़ती कि नहीं बढ़ती? तो ये असफल हो गया। आ गई बात समझ में? पक्का? और 1605 इसकी डेथ हो गई। अभी सिर्फ एक हमने क्या पढ़ा है? एक खंड पढ़ा है अकबर का। अकबर ऐसे कई सारे काम करेगा। धार्मिक नीति पढ़ ली, कल राजपूत नीति, फिर दक्कन नीति, फिर वो कौन सी मनसबदारी व्यवस्था, ये अकबर ही लाएगा। फिर अकबर के काल के विद्रोह, और विद्रोह को उसने कैसे दबाया। ये 2 क्लास में अकबर खत्म होंगे। ठीक है, चलो समझ गए? रिपीट कर लो क्या क्या पढ़ा आज हमने। तो अकबर का टाइम पीरियड 1556 से 1605। अपने शुरुआती 6-7 सालों तक वो किसी न किसी के दबाव में रहा। तो 1556 से 60 तक वो बैरम खां के नियंत्रण में रहा, और 1560 से 64 तक वो अख्ता खैल समूह के नियंत्रण में रहा। बैरम खां की हत्या करवा दी गई,
हत्या कराने के पीछे काम किसने किया? अख्तर खैल समूह वालों ने। लेकिन हत्या के बाद भी बैरम खां पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं हुआ। अब जो दबाव था वो बैरम खां से शिफ्ट होकर अख्तर खैल समूह के ऊपर आ गया। यानी अब जीजी अनंगा और महान अनंगा अकबर के ऊपर पूरी तरह से दबाव बना लेंगी। ऐसे में अकबर का टाइम बीतेगा और जब अकबर 18-20 साल का मैच्योर व्यक्ति हो जाएगा तब वो अपने आप को दबाव से मुक्त करते हुए कई सारे प्रशासन संबंधी काम करेगा, जिसमें से पहला काम क्या था? अकबर की धार्मिक नीति। आगे बस बाकी मिलते हैं कल।